हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम CBSE 12th IP 2022 के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में हम आपका सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो कि टोटल 9 डेज़ में कवर होगा, जिसमें से 2 दिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज है डे नंबर 3, जिसमें हम डेटा फ्रेम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज डेटा फ्रेम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। डेटा फ्रेम में हम इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्रैश कोर्स के लिए मैंने एक PDF प्रिपेयर की है। अगर आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। आज हम डेटा फ्रेम में इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे, साथ ही में इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में आते रहे हैं, और उसके साथ ही कुछ आंसर्स हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी चांसेस हैं ये रिपीट होंगे। ये इस PDF में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं डे नंबर 3। डे 3 में आज डेटा फ्रेम में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्रेम। हम देखेंगे डेटा फ्रेम क्या कहलाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हम डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को किस तरीके से बना सकते हैं। इन 3 वे में हम देखेंगे डेटा फ्रेम बनाना। ये तीनों वेज आपके सिलेबस में हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम डेटा फ्रेम पर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जिसमें डेटा फ्रेम में से रोज़ एंड कॉलम्स को हम सिलेक्ट करना सीखेंगे। रोज़ एंड कॉलम्स को हम ऐड करना, डिलीट करना, और रोज़ एंड कॉलम्स के इंडेक्सेस के नेम को हम चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद हम डेटा फ्रेम की कुछ मेथड्स देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट मेथड है और एग्ज़ाम में आ सकती है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी ये सारी मेथड्स पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन सारी मेथड्स को हम देखेंगे। उसके बाद CSV और डेटा फ्रेम कैसे एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। CSV से डेटा फ्रेम बनाना और डेटा फ्रेम से CSV में कन्वर्ट करना देखेंगे। CSV एक तरीके की फ़ाइल है, जिसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्रेम्स। इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्रेम में हम जैसे कि ऑलरेडी डे 1 में देख चुके हैं, पांडास के 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, जिसमें मेनली 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है सीरीज़, दूसरा है डेटा फ्रेम। तो सीरीज़ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आज हम डेटा फ्रेम को कवर करेंगे। सीरीज़ 1D डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा फ्रेम 2D डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये 1D है, ये 2D है। जो डेटा फ्रेम होता है, इट इज़ सिमिलर टू स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपने देखा होगा रोज़ एंड कॉलम्स रहते हैं, या SQL में टेबल्स जो रहती हैं उसमें जो रोज़ एंड कॉलम्स रहते हैं, उसके सिमिलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एक डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये रोज़ कहलाती हैं और ये कॉलम्स कहलाते हैं। यहाँ पर रोज़ के कुछ नेम होते हैं जिसको रो इंडेक्स बोलते हैं, कॉलम्स के कुछ नेम्स होते हैं उनको कॉलम इंडेक्स या कॉलम नेम बोलते हैं। इनको आप सीरीज़ डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये एक सीरीज़ जैसी है। तो यदि हम बहुत सारी सीरीज़ को आपस में एक साथ रख देते हैं तो वो डेटा फ्रेम बन जाता है। तो ये डेटा फ्रेम का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये डेटा है सारा, ये सब कुछ डेटा है। यहाँ पर ये डेटा, ये डेटा, ये सारा कुछ डेटा है। डेटा फ्रेम में ये जो नेम्स हैं, ये नेम इंटरनली 0, 1, 2
एज 2 होगा, इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। 0 1 2 3 4 इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ भी 0 1 2 3 4 ऐसे दिया जाता है। यहाँ पर जो नेम है ये इंटरनली दिए जाते हैं 0 1 2 3 4, या आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो चाहें वो नेम इन रोज़ का दे सकते हैं। तो ये सब कुछ हम अभी देखेंगे आगे जैसे जैसे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन टू डेटा फ्रेम। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डेटा फ्रेम की। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके दो इंडेक्सेस होते हैं, एक रो इंडेक्स, दूसरा कॉलम इंडेक्स। ये रो इंडेक्स है और ये कॉलम इंडेक्स है। रो इंडेक्स को एक्सेस 0 और कॉलम को एक्सेस 1 बोलते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कॉलम ये वर्टिकल होते हैं तो इसको आप 1 से याद रख सकते हैं। और जो दूसरा है रो, वो 0 है। ये जो रो है इसको हम एक्सेस 0 बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, इसका आगे हम यूज़ करेंगे। रो इंडेक्स को हम नॉर्मली इंडेक्स बोलते हैं और इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसको आप इंडेक्स बोलेंगे और कॉलम इंडेक्स को कॉलम नेम बोलेंगे। ये जो रो इंडेक्स है और कॉलम नेम है, ये नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं। डेटा फ्रेम इज़ वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज म्यूटेबल। डेटा फ्रेम की हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ 36 है, 36 की जगह आप 99 करना चाहें तो ये चेंज हो सकता है। साइज म्यूटेबल का मतलब है अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 6 कॉलम ऐड कर सकते हैं, और भी चाहें तो कई सारी रोज़ ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वैल्यू म्यूटेबल भी है, साइज म्यूटेबल भी है। अ कॉलम कैन हैव वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक कॉलम में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो एक कॉलम में नंबर्स और स्ट्रिंग एक साथ भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेटा फ्रेम क्रिएशन। एक बात और आपको याद रखना है कि डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स होंगे, एक कॉलम की सिंगल डेटा टाइप होगी। जैसे हमने सीरीज़ में देखा था, सिंगल कॉलम की सिंगल डेटा टाइप होती है, सीरीज़ में एक ही डेटा टाइप होती है। ऐसे ही आप इसको एक सीरीज़ जैसा मान सकते हैं, ये दूसरी सीरीज़। तो सारे ही कॉलम की सिंगल डेटा टाइप होगी, अलग अलग। तो यहाँ पर आप जैसे ये देख रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। ऐसे ही दूसरा कॉलम है, यदि इंटीजर और स्ट्रिंग साथ में है तो इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होगी। तो एक कॉलम में एक ही डेटा टाइप यहाँ पर असाइन होगी। अब हम बात कर लेते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। तो आपको पता होगा पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, सो डेटा फ्रेम भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्रिएट करना अब देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम पांडास के अंदर होता है, इसलिए पांडास का यूज़ करके ही हम डेटा फ्रेम को बनाएंगे। डेटा फ्रेम को बनाने के लिए आप पांडास को इंपोर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे पांडास डॉट डेटा फ्रेम, डी एंड एफ कैपिटल रहेगा। उसके बाद ये ब्रैकेट्स रहेंगे, क्योंकि डेटा फ्रेम एक फंक्शन है जिसका आप यूज़ करेंगे डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो फंक्शंस और मेथड्स आप इसको बोल सकते हैं, फंक्शन या मेथड। तो फंक्शन और मेथड में ये ब्रैकेट्स रहते हैं। तो आप लिखेंगे पांडास डॉट डेटा फ्रेम और ये ब्रैकेट्स रहेंगे। इसके अंदर हम डेटा देंगे जिसके लिए हमको डेटा फ्रेम बनाना है। जब आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा तो ये एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट या सिंपल आप वेरिएबल बोल सकते हो, रिटर्न करेगा डेटा फ्रेम का, जिसको आप किसी भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में या वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो नेम दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यही चीज़ लिखी हुई है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम देन ब्रैकेट्स। इसके बाद यहाँ पर जो डेटा और पैरामीटर्स हमको देना है वो होंगे।
तो यहाँ पर डेटा पैरामीटर है इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप और कॉपी। इनमें से डेटा, इंडेक्स, कॉलम एंड डी टाइप इंपॉर्टेंट है, कॉपी पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कॉपी पैरामीटर के अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। डेटा पैरामीटर में हम जो डेटा है ये जो डेटा है ये डेटा देंगे। इंडेक्स पैरामीटर में हम ये यहाँ पर जो नेम हमको असाइन करना है हम वो देंगे। यदि हम नेम असाइन करते हैं तो वो नेम्स आएंगे, यदि नहीं असाइन करते हैं तो 0 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। कॉलम पैरामीटर में हम कॉलम के नेम्स असाइन करेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉमेडी स्कोर और रेटिंग स्कोर लिखा है। यदि हम ये असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 और 4 आएंगे, और आगे यदि कॉलम है तो 5 6 इस तरीके से आएंगे। इसके बाद डी टाइप का यूज़ हम डिफरेंट कॉलम्स की डेटा टाइप देने के लिए करेंगे। तो इन 4 पैरामीटर्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा पैरामीटर। सो डेटा फ्रेम क्रिएशन हम डेटा पैरामीटर में डेटा देकर कर सकते हैं। डेटा पैरामीटर में हम 3 तरीके का डेटा देंगे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट या डिक्शनरी ऑफ सीरीज, दूसरा लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, तीसरा टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल। तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो ये है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो डिक्शनरी ये बनती है ऐसी। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दैट मीन्स यहाँ पर की होगी, वैल्यू होगी लिस्ट की, कॉमा, यहाँ पर की होगी कोलन डिक्शनरी लिस्ट होगी, यहाँ की कोलन लिस्ट होगी, कॉमा सेपरेट करके, और लास्ट में फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। सो ये कहलाती है लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ये डिक्शनरी है ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट है। सो हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाएंगे, फिर इससे डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट पांडास किया, यहाँ पर इसको एक एलियास नेम दिया, उसके बाद डी बनाई डिक्शनरी। सो ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, यहाँ पर मैंने की दी और वैल्यू में मैंने एक लिस्ट दी, दूसरा यहाँ पर की दी, फिर वैल्यू में लिस्ट दी, फिर की दी, फिर लिस्ट दी, फिर की और वैल्यू में लिस्ट, की वैल्यू में लिस्ट, और फिर मैंने यहाँ पर डिक्शनरी को क्लोज कर दिया। सो ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट डी बन गई मेरी। ठीक है, ये नॉर्मल डिक्शनरी है, बस वैल्यू में मैंने एक लिस्ट दी है। जैसे फर्स्ट नेम है तो 5 मैंने 1 2 3 4 5 नेम्स दे दिए, फिर लास्ट नेम 5 लोगों के लास्ट नेम दे दिए, फिर 5 लोगों की एज दे दी, फिर कॉमेडी स्कोर दे दिया, रेटिंग दे दी। तो 5 वैल्यूज़ मैंने सारे ही वैल्यू पैरामीटर में डिक्शनरी में असाइन कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जैसा यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर मैं लिखूँगा DF इज इक्वल टू पांडास, या उसका मैंने एलियास लिया है तो PD, एलियास मैंने इसको यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर लिख दूंगा PD डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पर अब डेटा पैरामीटर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा इज इक्वल टू, डेटा क्या है मेरा, ये डिक्शनरी, तो D मैं यहाँ पर दे दूँगा। इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर DF में मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। वही चीज़ आप देखेंगे मैंने यहाँ पर की है। आप चाहते हैं तो डेटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली D भी दे सकते हैं। डायरेक्टली ये D दे दूंगा मैं। तो पाइथन इंटरनली उसको डेटा पैरामीटर में ही असाइन करेगा। तो अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम कैसे बनेगा। तो ये मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया, डेटा फ्रेम बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 5 वैल्यूज़ थी वो एक कॉलम में आएंगी ये,
और इस कॉलम का नेम क्या होगा, जो इस डिक्शनरी की थी फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में 5 वैल्यूज़ आ गई, फिर लास्ट नेम में, ये लास्ट नेम में 5 वैल्यूज़ आ गई, फिर एज में ये 5 वैल्यूज़, फिर कॉमेडी स्कोर ये 5 वैल्यूज़, फिर रेटिंग स्कोर ये 5 वैल्यूज़ आ गई। और यहाँ पर हमने इंडेक्स पैरामीटर नहीं दिया है, हमने और कोई पैरामीटर नहीं दिया है। देखिए आप, यहाँ पर डेटा था, इंडेक्स, कॉलम्स और डी टाइप, हमने सिर्फ डेटा पैरामीटर का यूज़ किया है और कोई पैरामीटर नहीं दिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम जो थे उसके नेम जो आए हैं वो डिक्शनरी की कीज से आए हैं, और जो इंडेक्स, रो इंडेक्स आए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 आए हैं। तो यदि हम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ रहेंगी वो कॉलम के नेम हो जाएंगे, और जो डिक्शनरी की वैल्यूज़ रहेंगी वो कॉलम्स बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। तो यहाँ पर भी सेम है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ क्या हुआ, की रहेगी और वैल्यू में सीरीज़ रहेगी। सीरीज़ जो हम ऑलरेडी डे 2 में पढ़ चुके हैं। फिर की रहेगी, फिर पांडास की सीरीज़ रहेगी। इस तरीके से कॉमा सेपरेट करके वैल्यू की और पेयर रहेंगे, की और वैल्यू पेयर रहेंगे, ये की, ये वैल्यू पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ फर्स्ट नेम है और यहाँ पर मैंने जो लिस्ट दी थी लास्ट केस में, यहाँ पर मैंने सीरीज़ दी है। सीरीज़ कैसे बनाई है, pd डॉट सीरीज़, जैसे हम सीरीज़ बनाते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था डे 2 में। pd डॉट सीरीज़ लिखा, एस कैपिटल है, और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट पास कर दी, तो ये एक सीरीज़ बन जाएगी। तो मैंने यहाँ सीरीज़ पास की। अगेन यहाँ पर की और वैल्यू सीरीज़ है, की वैल्यू एक सीरीज़ है, की वैल्यू एक सीरीज़ है, अगेन की वैल्यू एक सीरीज़ है। अब अगेन यहाँ पर मैं सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डी कैपिटल एफ कैपिटल, और यहाँ पर मैंने डेटा पास कर दिया जो कि डी है, ये डी हमने यहाँ पर बनाया है। तो जब भी हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं तो उसकी जो की है वो कॉलम का नेम बन जाता है, और जो वैल्यू है वो खुद कॉलम की वैल्यूज़ बन जाएगी। तो ये 5 वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। सिमिलरली लास्ट नेम, ये कॉलम नेम बन गया, 5 वैल्यूज़ यहाँ आ गई। एज कॉलम नेम बन गया, ये 5 वैल्यूज़ यहाँ आ गई, 42 38, देखिए 42 38। कॉमेडी स्कोर कॉलम नेम, ये वैल्यूज़ कॉलम नेम, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर मैंने इंडेक्स नहीं दिया है, तो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर जब भी हम डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाएंगे, डिक्शनरी की जो कीज़ होंगी वो कॉलम नेम बन जाएगा, और उसके रो इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 आएंगे यदि आप इंडेक्स नहीं देते हैं तो। दूसरा वे है फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। सो लिस्ट ऑफ लिस्ट से देखेंगे, फिर हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से देखेंगे। सो लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या हुआ, ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में इसके अंदर भी कुछ लिस्ट है। सो लास्ट केस में हमने देखा था कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने दी थी वो कॉलम्स बन रही थी। अब जब हम लिस्ट ऑफ लिस्ट का केस देखेंगे तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर कई लिस्ट दी हैं। तो एक लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो एक रो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको डेटा फ्रेम को बनाऊँगा, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये एक लिस्ट है, यहाँ पर मैंने लिस्ट पास कर दी, एल, ये जो एल था मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो अब यहाँ पर डेटा फ्रेम डी एफ बनेगा। सो डी एफ में जब आप देखेंगे, शेल्डॉन कॉपर 42 9 25, शेल्डॉन कॉपर 42 9 25, तो एक रो यहाँ पर आई। तो यहाँ पर जो मैंने दिया वो रो यहाँ पर आ गई, सेकेंड जो मैंने दिया तो सेकेंड रो में आ गया। इस तरीके से ये सारी रोज़ यहाँ पर जो मैंने दी वो यहाँ पर आ गई।
यहाँ पर आपने सिर्फ डेटा पैरामीटर दिया, ना ही इंडेक्स दिया, ना ही कॉलम पैरामीटर दिया, ना ही डी टाइप दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम सिर्फ अभी डेटा पैरामीटर देख रहे हैं, सिर्फ डेटा पैरामीटर देख रहे हैं। सो डेटा इज इक्वल टू एल दे सकते हैं आप, या ओनली एल दे सकते हैं, ये दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ओनली एल दिया है। अगर हम ये तीनों पैरामीटर नहीं देते हैं तो ये तीनों बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या है? इंडेक्स क्या डिफ़ॉल्ट है? 0 से लेके 1 2 3 4। कॉलम भी 0 से लेके 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाएंगे, और डेटा टाइप भी इंटरनली असाइन हो जाएगी इन सारे कॉलम्स को। तो यहाँ पर आपने देखा जो कॉलम था वो भी 0 1 2 3 4 इंटरनली आया। इससे पहले जब हम डिक्शनरी से बना रहे थे तो जो डिक्शनरी की कीज़ थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉमेडी स्कोर और रेटिंग, वो कॉलम के नेम आ रहे थे। तो जो लिस्ट के केस में हम लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना रहे हैं, वहाँ पर 0 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या होगा? ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो इसके अंदर डिक्शनरीज होंगी। सो आपको पता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, लिस्ट ऑफ लिस्ट के केस में जो इंटरनल हम लिस्ट देते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो यहाँ पर भी जो लिस्ट होगी, ये लिस्ट है, इसके अंदर मैंने डिक्शनरीज बनाई हैं। ये डिक्शनरी, फर्स्ट डिक्शनरी, कॉमा, सेकेंड डिक्शनरी, कॉमा, थर्ड डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी भी रो को ही रिप्रेजेंट करेगी। ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। तो यहाँ पर कैसी डिक्शनरी बनी है आप देखिए इसको ध्यान से। फर्स्ट नेम शेल्डन, लास्ट नेम कॉपर, एज 42। तो जो मेरी फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट नेम में शेल्डन आ जाएगा, लास्ट नेम में कॉपर आ जाएगा, एज में 42 आ जाएगा, कॉमेडी स्कोर में 9 आ जाएगा, रेटिंग में 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप डिक्शनरी दे रहे हैं वो क्या है? कॉलम नेम है और उसकी वैल्यू है, कॉलम नेम है और उसकी वैल्यू है। जो सेकंड डिक्शनरी दे रहे हैं, कॉलम नेम है, उसकी वैल्यू है। तो फर्स्ट नेम में राज, लास्ट नेम में कूथरापल्ली, कूथरापल्ली, फिर उसके बाद एज में 38, सो एज में 38। इस तरीके से 7 25 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो डिक्शनरी दे रहे हैं उसमें आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा और उसकी वैल्यू देना पड़ेगी। अगर मैं और कोई रो ऐड करना चाहूँ तो यहाँ कॉमा करके एक और डिक्शनरी ऐड कर सकता हूँ लिस्ट के अंदर, इसको हटा के। तो यहाँ पर मुझे कॉलम का नेम देना पड़ेगा और उसकी वैल्यू, कॉमा, कॉलम का नेम, फिर उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से ये एक रो यहाँ पर ऐड होगी। तो जब हम लिस्ट का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाते हैं तो हम रोज़ ऐड करते हैं, और जब हम डिक्शनरी का यूज़ करके बना रहे थे डेटा फ्रेम को तब हम ये जो वैल्यू देते थे वो कॉलम्स में ऐड होती थी। तो ये दोनों तरीके से हमने देखा। अब थर्ड वे देखते हैं, यूजिंग टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल। सो टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल का यूज़ करके हम डेटा फ्रेम को किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा CSV फाइल क्या कहलाती है। टेक्स्ट फाइल तो आपको पता है, नॉर्मली .txt फॉर्मेट वाली फाइल टेक्स्ट फाइल कहलाती है। CSV फाइल क्या कहलाती है? CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा, S से सेपरेटेड, V से वैल्यूज़। तो ये फुल फॉर्म हुआ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ से क्या मतलब है? यहाँ पर जो भी फाइल में डेटा रहेगा वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा। कैसे रहेगा देख लेते हैं। सो यदि आप टेक्स्ट फाइल लेते हैं या CSV फाइल, दोनों ही फाइल में जो डेटा रहेगा उसको कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए चलिए देख लेते हैं। मान लिया ये data.csv फाइल है। इस फाइल में क्या है? ये डेटा लिखा हुआ है।
तो इस डेटा का यूज़ करके हमको डेटा फ्रेम बनाना है। सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं, डेटा किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर डेटा फ्रेम देखिए, ये मुझे आउटपुट आने वाला है। सो यहाँ पर जो रोज़ हैं इंक्लूडिंग कॉलम नेम वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉमेडी स्कोर, रेटिंग। फिर शेल्डन कॉपर 42, 925 सेकेंड रो है। फिर थर्ड रो है एज राज कूतरापल्ली 38, 725 यहाँ पर है। सो इस तरीके से ये सारी रोज़ दी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लिखा है, फिर कॉमा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा एज, तो एक रो की सारी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेट होकर लिखी हुई है। फिर दूसरी रो की भी इसी तरीके से कॉमा सेपरेट होकर लिखी हुई है। फिर तीसरी रो में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी रोज़ इसी तरीके से लिखी हुई है, इंक्लूडिंग कॉलम नेम्स भी, कॉलम्स नेम भी कॉमा सेपरेट करके लिखे हुए हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ फाइल, जिसमें सारे कॉलम्स की वैल्यू कॉमा सेपरेट करके लिखी हुई होती है। तो ये आप समझ गए CSV फाइल क्या कहलाती है। यदि आप .txt फाइल भी लेते हैं, data.txt, उसमें भी इसी तरीके से डेटा लिखा रहना चाहिए। जो भी डेटा रहेगा वो कॉमा सेपरेट रहना चाहिए। आप चाहें तो कॉमा की जगह हैशटैग सेपरेट या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या जो चाहें आप उससे सेपरेट कर सकते हैं। ए से मैं सेपरेट कर दूं। इस चीज़ को हम जब रीड CSV और टू CSV चैप्टर 6 में, अभी वीडियो में आगे ही पढ़ेंगे उसमें, और इसको अच्छे से देखेंगे। तो आप इसको हैशटैग, डॉलर या किसी भी पर्टिकुलर सिंबल से सेपरेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप जिससे चाहें उससे सेपरेट कर सकते हैं। अभी आप इसको ऐसा समझिए कि ये सारी वैल्यूज़ कॉमा से ही सेपरेटेड हैं। तो इसका डेटा फ्रेम हम किस तरीके से बना सकते हैं। सो इम्पोर्ट पांडाज SPD हमको करना पड़ेगा। देन हम डेटा फ्रेम बनाएंगे pd.read CSV से। रीड CSV एक फंक्शन है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। read_CSV स्मॉल में है सारा, फिर ब्रैकेट्स हैं। ये पांडास के अंदर ही है तो हम pd.read CSV करेंगे, जैसे हमने किया था pd.dataframe का यूज़। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे pd.read CSV। इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे अपनी CSV फाइल data.csv। data.csv ये रही, ये मैंने प्रोवाइड की। तो ये क्या करेगा, ये एक डेटा फ्रेम बना देगा जिसको हमने DF में रख लिया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। जो फर्स्ट रो है फाइल की वो कॉलम नेम बन जाएंगे, और बाकी रोज़ जो हैं वो डेटा फ्रेम की वैल्यूज़, डेटा वैल्यूज़ रोज़ बन जाएंगी। यदि आप यहाँ पर .txt फाइल भी देते हैं, data.txt, उसमें भी डेटा कॉमा सेपरेट ही रहना चाहिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और किसी सिंबल से भी सेपरेट हो सकता है, उसको हम अभी चैप्टर 6 में कवर करने वाले हैं। अभी आप इसको समझिए कि जो डेटा है वो कॉमा सेपरेट ही है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से pd.read CSV करेंगे और अपने CSV फाइल को यहाँ दे देंगे data.csv, तो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 वेज देखे जिसके थ्रू आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ये 3 हैं, फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज एंड फ्रॉम टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर पैरामीटर्स की जो रिमेनिंग थे हमारे, जिसमें था इंडेक्स पैरामीटर, कॉलम और डी टाइप पैरामीटर। तो सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट से हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ लिस्ट लिखा, यहाँ पर डिफरेंट रोज़ लिखी, ये डिफरेंट रोज़ हैं। तो pd.data फ्रेम, यहाँ पर हमने लिस्ट L पास की, ये वाली लिस्ट। तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से बन गया, जिसमें
ये बाय डिफ़ॉल्ट आए इंडेक्सेस, कॉलम नेम भी बाय डिफ़ॉल्ट आए 0 1 2 3 4। अब यदि मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अपने हिसाब से दूँ, अपने अकॉर्डिंगली चेंज करूँ, तब मुझे इन पैरामीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स कॉलम, डी टाइप का भी यूज़ हम देखेंगे। सो इन कॉलम्स की बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप भी इंटरनली डिसाइड हो गई होगी। यदि मैं चाहता हूँ उनकी डेटा टाइप भी चेंज करना, तब मुझे डी टाइप पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप इस कमांड को देखिए, कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखा था, df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और लिस्ट एल पास कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम, वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे। डेटा इज इक्वल टू एल, डेटा इज इक्वल टू एल, या आप इस तरीके से डायरेक्टली एल भी पास कर सकते हैं। अब यदि मुझे कॉलम के नेम भी देना है डेटा फ्रेम बनाते टाइम, तब मैं करूंगा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स नेम और कॉलम नेम दोनों देना है मुझे, और यहाँ पर इंडेक्स के नेम्स दे दूंगा, कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉलम नेम दे दूंगा, कॉमा डी टाइप इज इक्वल टू, जो भी मुझे डी टाइप देना है वो दे दूंगा, और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा विथ माई इंडेक्सेस, माई कॉलम नेम एंड माई डेटा टाइप। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, देखिए। अब मैंने इंडेक्स क्या दे दिए, ये वाले इंडेक्स 0 1 2 3 4 के डिफ़ॉल्ट को चेंज करके P1 P2 P3 P4 P5। तो आप देखेंगे अब जो डेटा फ्रेम बनेगा उसमें P1 P2 P3 P4 P5 होगा। कॉलम नेम ये होंगे, तो देखिए ये आ गए। पहले क्या थे, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 थे, अब ये आ गए। अब हमने डेटा टाइप यहाँ पर क्या कर दिया है, फ्लोट, सारे ही कॉलम्स को फ्लोट दे दिया। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी, इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ये वाली जो डेटा वैल्यूज़ थी, इनका डेटा टाइप आप देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि हमने यहाँ पर फ्लोट दिया था। तो इस तरीके से आप इन तीनों पैरामीटर्स का यूज़ करके इंडेक्स, कॉलम और डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम यू कैन यूज़ एस टाइप फंक्शन। यदि डेटा फ्रेम ऑलरेडी बन चुका है, ये ऑलरेडी आप बना चुके हैं डीएफ में, और फिर भी आप इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं कॉलम्स की, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा df डॉट एस टाइप, और फिर यहाँ पर आपको जिस भी कॉलम की डेटा टाइप देना है उस कॉलम का नेम डिक्शनरी में और उस कॉलम की डेटा टाइप यहाँ पर देना पड़ेगी, तब सिर्फ एक ही कॉलम की डेटा टाइप चेंज होगी। यदि आप और भी कॉलम्स की चेंज करना चाहते हैं तो आपको डिक्शनरी में उस तरीके से देना पड़ेगा। जैसे आपने डिक्शनरी बनाई एज, यहाँ पर देना है फ्लोट, तो आपने फ्लोट दे दिया, कॉमा कॉमेडी स्कोर फ्लोट, फिर डिक्शनरी क्लोज कर दी। तो अब दो कॉलम्स की डेटा टाइप चेंज हो जाएगी, और इसको इक्वल टू आपको नए डेटा फ्रेम डीएफ में असाइन फिर से कर देना है। आप सेम डेटा फ्रेम में असाइन करेंगे तो जो नया डेटा फ्रेम बनेगा उसका नाम भी डीएफ ही हो जाएगा। यदि आप देते हैं df1 इज इक्वल टू df डॉट एस टाइप और यहाँ पर वैल्यूज़ दे देते हैं, तब नया डेटा फ्रेम df1 बन जाएगा। तो आप जिसमें चाहते हैं उसी डेटा फ्रेम को चेंज करना चाहते हैं तो df इज इक्वल टू df डॉट एस टाइप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। सो डेटा फ्रेम डीएफ आपने बनाना सीख लिया। अब डेटा फ्रेम डीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं डेटा फ्रेम के। इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम डीएफ बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट पांडाज एसपीडी किया, फिर डिक्शनरी ली, उससे डेटा फ्रेम डीएफ बना दिया। यहाँ पर डिक्शनरी डी दी, इंडेक्सेस स्टूडेंट 1 2 3 यहाँ पर दिए। डेटा फ्रेम को जब मैं प्रिंट करूँगा तो इस तरीके से कुछ डेटा फ्रेम बन जाएगा, जिसमें कॉलम, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज है, और इंडेक्सेस स्टूडेंट 1 2 3 है। ये मेरी रोज़ में डेटा है।
अब हम इस डेटा फ्रेम df पर एट्रीब्यूट्स अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ चेक करेंगे। हम इन सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके अप्लाई करेंगे। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम करेंगे df, डेटा फ्रेम जो df बनाया है, डॉट एट्रीब्यूट नेम। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट नेम है वो देंगे। जैसे हमें करना है df डॉट t, सो ये t ट्रांसपोज कर देगा डेटा फ्रेम को। क्या है ट्रांसपोज, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हम देखने वाले हैं वो है df डॉट t ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। इनको रोज़ बना दो और रोज़ को कॉलम्स बना दो। सो 1 2 3 जो कि कॉलम था अब रो बन जाएगा। तो ये जो कॉलम नेम था वो यहाँ पर रो इंडेक्स बन जाएगा। तो आप df डॉट टी करते हैं तो आपका डेटा फ्रेम ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। दूसरा है एक्सेस। एक्सेस क्या करता है? एक्सेस का मतलब होता है दो ही एक्सेस होती हैं डेटा फ्रेम में, रोज़ होते हैं और कॉलम्स। सो रोज़ में कॉलम नेम से हम यहाँ पर देते हैं और ये यहाँ पर रोज़ में रो इंडेक्स होते हैं और कॉलम में कॉलम नेम होते। तो एक्सेस रोज़ और कॉलम्स के नेम आपको इंडेक्सेस को दे देता है। आप करेंगे df डॉट एक्सेस, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट 1 2 3 मिल जाएगा। ये आपको कॉमा सेपरेट होके एक और वैल्यू मिलेगी जिसमें कॉलम नेम्स होंगे। इसके बाद कॉलम्स एट्रीब्यूट df डॉट कॉलम्स करने पर सारे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। ये कॉलम्स के नेम थे तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा होता है इंडेक्स। df डॉट इंडेक्स करूँगा तो यहाँ पर आपको सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे, स्टूडेंट 1 2 3। यदि आपको दोनों एक साथ चाहिए तो आप df डॉट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। सारे कॉलम्स की डेटा टाइप आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? यूजिंग डी टाइप एट्रीब्यूट। सो df डॉट डी टाइप लिखने से, डी टाइप से यहाँ पर आपको याद रखना है s भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 कॉलम्स हैं। जब सीरीज़ पढ़ रहे थे हम तब हमने पढ़ा था डी टाइप क्योंकि उसमें एक ही कॉलम था। यहाँ पर डी टाइप्स है। सो df डॉट डी टाइप्स करने पर मुझे सारे कॉलम्स की डेटा टाइप मिल जाएगी। तो ये सारे कॉलम्स हैं और उनकी डेटा टाइप यहाँ पर मिल गई। ये जो आउटपुट आता है एक सीरीज़ के फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ पर इस सीरीज़ की भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दी हुई है। सारे कॉलम्स की डेटा टाइप यदि आपको चेक करना है तो आप लिख सकते हैं df डॉट डी टाइप्स। मुझे चेक करना है कि मेरा जो डेटा फ्रेम बना है वो एम्प्टी है या नहीं। सो मैं चेक कर सकता हूँ df डॉट एम्प्टी से। यदि फॉल्स आता है दैट मीन्स मेरा डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है। यदि ट्रू आता है इसका मतलब मेरा डेटा फ्रेम एम्प्टी है। एट, जैसा कि सीरीज़ में हमने देखा था, एट से किसी हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली आई एट से भी हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं एट यूज़ करता हूँ तब मुझे कॉलम के नेम और रो के नेम जो हैं, रो इंडेक्स है, उनको देना पड़ता है। और यहाँ पर जब आई एट यूज़ करूँगा तो जो इंटरनली असाइंड इंटीजर वैल्यूज़ हैं या पोजीशन बोल सकते हैं आपको, वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगी। यदि मैं आई एट यूज़ कर रहा हूँ तब मैं पोजीशंस दूंगा। इंटरनली असाइंड पोजीशंस क्या होती हैं? रोज़ के लिए 0 से लेके स्टार्ट होती हैं, लेंथ -1 तक जाती है। सिमिलरली कॉलम्स के लिए भी 0 से स्टार्ट होती हैं और लेंथ -1 तक जाती है। तो जब आप आई एट यूज़ करें तो आप पोजीशंस यूज़ करें। जब आप एट यूज़ करें तो एक्चुअल जो रोज़ और कॉलम्स के नेम हैं उनको यूज़ करें। रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स है, जैसे कि ये रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। जब आप आई एट यूज़ करें तब आप करेंगे इनको असाइंड पोजीशन वैल्यूज़। चलिए देखते हैं क्या है। सो एट और आई एट का यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा df डॉट एट। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स और कॉलम। कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है एट इंडेक्स, इंडेक्स स्टूडेंट 2 दिया मैंने, कॉलम नेम दिया। तो स्टूडेंट 2 और कॉलम नेम में क्या वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। वैशाली, देखते हैं क्या वैल्यू है।
इंडेक्स स्टूडेंट 2 और कॉलम नेम में क्या वैल्यू है यहाँ पर, वैशाली, तो वैशाली यहाँ पर प्रिंट हो गया। सिमिलरली 1 और 0 पर क्या वैल्यू है, आई@ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर भी पहले इंडेक्स है फिर कॉलम है। सो इंडेक्स 1 स्टूडेंट 2 और 1 नेम, तो यहाँ पर भी वैशाली ही प्रिंट होगा। तो ये वैशाली, ओके। 1 एंड 0 देखते हैं इसको क्या है, 1 एंड 0 है, सॉरी। तो ये 1 है स्टूडेंट 2 और 0 रोल नंबर है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैंने पोजीशंस दी हैं, यहाँ पर मैंने एक्चुअल नेम दिए हैं। नेक्स्ट है LOC। LOC से आप स्लाइस निकाल सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिखूँगा df.loc, इस यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, वहाँ पर मुझे देना है स्टार्ट रो इंडेक्स देन एंड रो इंडेक्स, कोलन करके यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर एंड होगा, कॉमा, कॉलम का स्टार्ट कोलन कॉलम का एंड, यहाँ पर नेम दूंगा मैं। सिमिलरली ILOC होता है, इसमें भी सेम मुझे देना पड़ता है, रोज़ के स्टार्ट एंड 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 कॉलम के स्टार्ट एंड एंड, लेकिन आई यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर मैं पोजीशंस दूंगा और यहाँ पर मैं एक्चुअल नेम दूंगा, जैसे मैंने एट और आई@ में किया। तो देखते हैं LOC को, df.loc स्टूडेंट 1 और फिर मैंने यहाँ पर दिया है कोलन और फिर इसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी है। इसका मतलब है स्टूडेंट 2 से स्टार्ट करो, देन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है अप टू एंड। उसके बाद ये हो गया मेरा रो इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स है, नेम से स्टार्ट करो परसेंटेज तक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 2 से रो स्टार्ट हुई लास्ट तक स्टूडेंट 3 तक, और यहाँ पर कॉलम्स नेम से स्टार्ट हुए परसेंटेज तक। देखिए ये मेरा पूरा डेटा फ्रेम था। इस डेटा फ्रेम में स्टूडेंट 2 से स्टार्ट करो अप टू एंड तक, तो ये 2 रो हो गई, ये 2 रो हो गई ऐसा। अब उसमें कॉलम्स क्या थे, नेम से स्टार्ट करो परसेंटेज तक, तो ये मेरा शेडेड एरिया, ये आउटपुट होगा वैशाली और अरिजीत 85 89। देखिए यही आउटपुट है वैशाली अरिजीत 85 89। ILOC में मैं यहाँ पर सेम चीज़ करता हूँ, बट मैं यहाँ पर दूंगा पोजीशन वैल्यूज़, ये जो पोजीशन वैल्यूज़ हैं इनको दूंगा, ये 012 012 जो इंटरनली असाइन होती हैं। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर काम करेगा, 0 से लेके 2 तक और 1 से लेके 2 तक। रोज़ 0 से स्टार्ट करो 2 तक जाओ, कॉलम 1 से स्टार्ट करो 2 तक जाओ। तो चलिए देखते हैं 0 2 एंड 1 2। तो 0 से स्टार्ट करो 2 तक जाओ, तो 2 से एक कम तक मुझे जाना पड़ता है यदि मैं इंटीजर पोजीशन से यूज़ करता हूँ। यदि पोजीशन यूज़ कर रहे हैं तो एक कम तक हम जाएंगे। एंड एक और क्या था, 1 से लेके 2 तक, तो कॉलम में 1 से स्टार्ट करो और 2 तक हम जाएंगे। तो ये शेडेड एरिया आया, अद्रजा एंड वैशाली, तो यही आउटपुट आना चाहिए। ये देखिए अद्रजा एंड वैशाली, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करो 2 तक मुझे जाना है, तो 2 से एक एंड -1 यहाँ तक ही मैं जाऊँगा। तो यही शेडेड एरिया ये आएगा, यही आउटपुट आया था। जब भी आप पोजीशंस यूज़ करें तो आपको याद रखना है कि जो भी एंड वैल्यू आप यहाँ पर देंगे उससे एक कम तक जाएगा। जैसे मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ तो 1 तक जाएगा, यहाँ भी 2 दिया है तो 1 तक जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद एंड डिम का यूज़ करके आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। चूँकि डेटा फ्रेम 2D रहता है तो ऑलवेज़ यहाँ डेटा फ्रेम के लिए 2 आएगा। df.shape से मैं शेप निकाल सकता हूँ। चूँकि मेरा डेटा फ्रेम जो मैंने ऊपर बनाया था वो 3x3 का था, इसलिए यहाँ पर 3,3 आ रहा है।
3x3 का मतलब है 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। df डॉट साइज से मैं साइज पता कर सकता हूँ। साइज का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट हैं। 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, इसलिए यहाँ पर 9 आ रहा है। वैल्यूज़, df डॉट वैल्यूज़ करने से सारी ही वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी नमपाई एरे के फॉर्म में। नमपाई एरे जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो ये आउटपुट सारी रोज़ एक एक करके यहाँ पर आ गई, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सो 2D नमपाई एरे के फॉर्म में आई है। ये लिस्ट है और इसके अंदर लिस्ट है। तो यहाँ पर हमने सारे ही एट्रीब्यूट्स देख लिए। अब हम फोर्थ टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पर हम रोज को सिलेक्ट करेंगे, ऐड डिलीट करेंगे एंड रीनेम करेंगे। तो सिलेक्ट करना हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम इस डेटा फ्रेम को कंसीडर करके चल रहे हैं, इस पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये वही डेटा फ्रेम है जो लास्ट मैंने बनाया था, लास्ट हमने थर्ड टॉपिक में भी बनाया था। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज ये कॉलम नेम है, ये सारी रो इंडेक्सेस हैं और ये वैल्यूज़ हैं। तो चलिए इन पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट, देन ऐड, डिलीट, फिर रीनेम देखेंगे। तो सिलेक्ट हम परफॉर्म करते हैं। सिलेक्ट हम रोज़ एंड कॉलम्स को करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम्स को एक्सेस करना सीख लेते हैं। कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सिंटैक्स है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम नेम। दूसरा वे है डेटा फ्रेम का नेम ब्रैकेट्स, कैपिटल ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर कॉलम का नेम। यहाँ पर आप कॉलम का नेम दे सकते हैं या मोर देन वन कॉलम का नेम भी एक लिस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं। सो एक वे ये है, दूसरा वे ये है। तो सबसे पहले फर्स्ट वे को देखते हैं। तो यदि मुझे रोल नंबर कॉलम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, df देन ब्रैकेट और यहाँ इसके अंदर रोल नंबर, तो ये पूरा कॉलम निकल आएगा। यदि मुझे 2 कॉलम निकालना है तो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में मैं रोल नंबर और नेम दे दूँगा, तो ये रोल नंबर और नेम 2 कॉलम्स आ गए। इसके बाद दूसरा वे है ये, सो मैं लिखूँगा df डॉट कॉलम नेम। सो यहाँ पर कॉलम का नेम मैंने रोल नंबर दिया, df डॉट रोल नंबर, सो रोल नंबर कॉलम आ गया। लेकिन इस केस में आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको df डॉट रोल नंबर ऐसे नहीं देना है जैसे हम यहाँ पर दे रहे थे कोटेशन लगा के, वैसे नहीं देना है, ये गलत है। ना ही आपको यदि कोई कॉलम है जिसमें स्पेस है रोल नंबर, वो भी नहीं देना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको ऐसे ही कॉलम देना है जिसमें स्पेस ना हो और आपने कोटेशन यूज़ नहीं किए हैं, तभी आपका आउटपुट आएगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं हम रोज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रोज़ को हम LOC एंड ILOC एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे हमने दिया था, यहाँ स्टार्ट और एंड इंडेक्स होगा, कॉमा स्टार्ट और एंड कॉलम होगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है बोथ दी इंडेक्स एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड। जैसा कि हमने देखा था LOC में जो हम स्टार्ट और एंड इंडेक्स देते हैं वो दोनों इंक्लूड होते हैं, और ILOC में क्या होता है, यहाँ पर हम देंगे जैसे 1 2, यहाँ पर देंगे 0 2, तो ये 2 तक ना जाके स्टॉप -1 तक जाता है। ठीक है, जो एंड रहेगा इसका उससे एक कम तक जाएगा। तो इन दोनों का ही यूज़ करके हम रोज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यदि आप कॉलम्स में कुछ ना दें तो इसका मतलब होता है मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। यदि मैं देता हूँ df डॉट LOC और यहाँ पर दूंगा स्टार्ट रो 0 से लेके 2 तक, और यहाँ कॉमा करके मैं कुछ ना दूं, या फिर मैं कॉमा को भी ना दूं और इसको क्लोज कर दूं, इसका मतलब है मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। तो यदि मैं इस तरीके से वैल्यू देता हूँ, ये I के लिए हो गया, और यदि
LOC करता हूँ तो LOC यहाँ पर मैं स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 3 ऐसे दे सकता हूँ। तो ये दोनों ही हो गए। तो यदि मैं LOC का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये df.loc स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 3, तो ये सारी ही 1 2 3 दे देगा मुझे। ये स्टूडेंट 1 2 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पर नहीं दिए, ये वाली चीज़, इसका मतलब सारे कॉलम्स चाहिए मुझे। अब यदि मैं चाहता हूँ मुझे पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए तो लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में मैं ऐसे दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 जो मैंने यहाँ दिया वो आउटपुट में आ जाएगा। यदि मैं एक वैल्यू देता हूँ तो वही वैल्यू आ जाएगी, ये सीरीज़ के फॉर्म में आएगी। कैसे आई देखते हैं। ये मैंने दिया df.loc और यहाँ पर दिया स्टूडेंट 1। सो स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, नेम और परसेंटेज जो यहाँ पर रो के फॉर्म में थी, ये वो अब कैसे आ गई, एक सीरीज़ के फॉर्म में आ गई। इस तरीके से है वही चीज़, रो ही यहाँ पर आपको दिख रही है बट सीरीज़ के फॉर्म में। तो ये 3 वे से आप एक्सेस कर सकते हैं रो को। इसके बाद कॉलम्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, df.iloc, सॉरी अभी ILOC के यूज़ करके भी आप रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पोजीशन वैल्यू देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 की क्या पोजीशन वैल्यू है, स्टूडेंट 1 की पोजीशन वैल्यू है 0 1 2 इस तरीके से। तो अब मैं वहाँ पर पोजीशन वैल्यू दूंगा। स्टूडेंट 1 की पोजीशन वैल्यू है 0, तो मैं यहाँ पर 0 दे दूंगा। df.iloc 0, तो पूरी की पूरी रो निकल आएगी। स्टूडेंट 1 की वैल्यू 0 थी, 2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर मैं 0 1 दे दूंगा। तो वही काम है, बस यहाँ पर आपको पोजीशंस देना है। सो ILOC का जब भी आप यूज़ करें तो आप पोजीशंस दें, और LOC का यूज़ करें तो एक्चुअल कॉलम और रो इंडेक्स दें। चलिए हम सेकेंड चीज़ देखते हैं, एडिंग कॉलम एंड रोज इनटू डेटा फ्रेम। सो कॉलम्स और रोज़ को आप डेटा फ्रेम में कैसे ऐड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। सो यदि मेरा डेटा फ्रेम DF है और उसमें मुझे एक कॉलम एडमिशन नंबर ऐड करना है, तब मैं क्या करूँगा, DF और यहाँ पर मैं नया कॉलम दूंगा, न्यू कॉलम जो भी है। यदि एडमिशन नंबर है तो एडमिशन नंबर दे दूंगा, और यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज़ दूंगा। वैल्यूज़ उतनी ही रहना चाहिए जितने मेरे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स थे तो 3 वैल्यूज़ मैंने दी। तो सॉरी, जितनी वैल्यूज़ रहना चाहिए जितनी की रोज़ हैं, तो वो रोज़ में यहाँ पर असाइन हो जाएंगी। सो DF एडमिशन नंबर आपने दिया, तो DF एडमिशन नंबर में 1000, 1001 और 1002 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम किसी रो को कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हमने देखा एडिंग अ कॉलम, अब हम देखते हैं एडिंग और मॉडिफाइंग रो। सबसे पहले एडिंग देखते हैं, फिर हम देखेंगे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो यदि मुझे स्टूडेंट 4 यहाँ पर ऐड करना है, तब मैं क्या करूँगा, df.loc स्टूडेंट 4, जैसे कि हम एक्सेस कर रहे थे वही चीज़ हमें करना है। df.loc यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 1, तो स्टूडेंट 1 एक्सेस हो जाता है। अगर मैं लिखूँगा स्टूडेंट 4 और नई वैल्यू असाइन कर दूंगा यहाँ पर रो, तो रो में मैंने 3 वैल्यूज़ असाइन की, जितने कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज़ आपको देना है। तो यहाँ पर नई वैल्यू असाइन हो जाएगी 4 मोहन एंड 95। 3 कॉलम्स से तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर दिए आपने और 3 वैल्यूज़ असाइन हो गई। यदि आपको चेंज करना है किसी वैल्यू को तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे df.loc और एग्जिस्टिंग रो इंडेक्स देंगे स्टूडेंट 1, और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ देंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। यदि मैं स्टूडेंट 1 देता हूँ तो स्टूडेंट 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो अब अपडेट हो जाएंगी यहाँ पर देने से।
अब हम देखते हैं डिलीट कैसे कर सकते हैं कॉलम्स एंड रोज को। सो डिलीटिंग कॉलम्स देखते हैं पहले हम, फिर डिलीटिंग रोज देखेंगे। तो यहाँ पर 3 वेज हैं। आप DEL का यूज़ कर सकते हैं, पॉप का यूज़ कर सकते हैं, या ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लिखेंगे DEL, इसके बाद स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे DF, देन यहाँ पर जो भी कॉलम आपको डिलीट करना है उसका नेम दे देंगे, तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेकेंड वे है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वे है DF लिखेंगे डॉट आप पॉप लिखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन है पॉप, इसके अंदर आप कॉलम नेम देंगे, जो भी कॉलम देंगे वो पॉप हो जाएगा। तीसरा है DF डॉट ड्रॉप, जैसे ये भी फंक्शन है, इसके अंदर भी आप कॉलम का नेम देंगे, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सेस को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक्सेस 1 का मतलब होता है कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स भी ऐसे होते हैं सीधे, इसलिए 1 से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक्सेस 0 का मतलब होता है रोज। तो ये 3 वेज हैं। इन तीनों वेज में आपको ड्रॉप वाला याद रखना है कि ड्रॉप वाला DF डॉट ड्रॉप करने से एक्चुअल में डेटा फ्रेम से ड्रॉप नहीं करेगा, बस वो स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाएगा। तो यदि आपको डेटा फ्रेम में भी चेंजेस करना है तब आपको लिखना पड़ेगा DF इज इक्वल टू DF डॉट ड्रॉप। सो जो भी चेंजेस होंगे अब न्यू डेटा फ्रेम में असाइन भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं डिलीटिंग अ रो। सो रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली DF डॉट ड्रॉप लिखूंगा मैं, ब्रैकेट्स, यहाँ पर रो दूंगा, कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 0 दे दूंगा। 0 का मतलब अभी मैंने बताया रोज होता है, तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 देने पर वो रो डिलीट हो जाएगी। यदि मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट 3, तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 आया, 3 डिलीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जैसे मैंने रोल नंबर डिलीट किया था, तो ये 2 कॉलम्स आए, रोल नंबर कॉलम डिलीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीनेम कॉलम्स एंड रोज ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो रोज एंड कॉलम्स हैं, ये इंडेक्सेस हैं, इसको हम कैसे रीनेम कर सकते हैं। इसको रीनेम करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है रीनेम फंक्शन का। रीनेम फंक्शन है इसलिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। अब किस डेटा फ्रेम का चेंज करना है, यदि मुझे DF डेटा फ्रेम चेंज करना है तो मैं लिखूँगा DF डॉट रीनेम। फिर इसके बाद मुझे ये 2 पैरामीटर्स यूज़ करना पड़ेंगे, कॉलम्स एंड इंडेक्स। एस यहाँ पर लगाया, आप याद रखिए यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स है। सो कॉलम्स में दूंगा कॉलम्स, और यहाँ पर इक्वल टू इज इक्वल टू, ये सब कुछ मैं दे रहा हूँ रीनेम फंक्शन के अंदर। रीनेम फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लिया यहाँ ख़त्म होगा। यहाँ पर फिर मैं डिक्शनरी दूंगा, डिक्शनरी में ओल्ड कॉलम कोलन न्यू कॉलम। सो ये रहेगा की वैल्यू ओल्ड एंड न्यू वैल्यू उसकी वैल्यू में, की वैल्यू ओल्ड एंड न्यू वैल्यू उसकी वैल्यू में डिक्शनरी की। सिमिलरली आप देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू की वैल्यू, की वैल्यू। तो यदि मैं रोल नंबर को चेंज करके न्यू RN करना चाहता हूँ, देखिए न्यू RN हो गया, तो मुझे देना पड़ेगा रोल नंबर डिक्शनरी के अंदर कोलन न्यू RN। तो इस तरीके से मेरा रोल नंबर चेंज हो जाएगा। नेम को मैं चेंज करना चाहता हूँ न्यू नेम, तो मैं दूंगा नेम को न्यू नेम, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज को मैंने चेंज नहीं किया तो वो वैसे ही है। अब यदि मैं इंडेक्स को चेंज करना चाहता हूँ, स्टूडेंट 1 को S1 कर दिया मैंने, स्टूडेंट 3 को S3 कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे आप चेंज हो गए। तो ये दोनों चीज़ मुझे देना पड़ेंगी रीनेम में, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉमा से सेपरेटेड हैं दोनों पैरामीटर्स। DF डॉट रीनेम, यहाँ कॉमा, और दोनों मुझे यहाँ कॉलम्स दे दूंगा, यहाँ पर इंडेक्स दे दूंगा। ये परमानेंटली चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। यदि आपको डेटा फ्रेम में परमानेंटली चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा DF इज इक्वल टू DF डॉट रीनेम। इस तरीके से आपके डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं डेटा फ्रेम की कुछ बेसिक मेथड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आएगी। सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डीएफ इंपोर्ट पांडास किया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई। ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको। उससे मैंने pd.data frame फंक्शन कॉल करके ये डिक्शनरी डेटा पास करी यहाँ पर, तो ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। अब इस पर ही हम फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन है हेड। हेड क्या करता है? टॉप रोज निकालता है। यदि मैं करता हूँ हेड 2, सो टॉप से 2 रोज आ जाएंगी, 0 और 1, शेल्डन एंड राज वाली। ये देखिए आ गई। यदि मैं -2 करता हूँ सो टॉप से लेके -2 तक। -2 कहाँ पर आएगा? ये -1 हो जाएगा, ये -2, तो -2 से पहले तक। तो ये सारी रोज़ शेल्डन, राज और लियोनार्ड वाली रोज़ आ जाएंगी। तो देखिए ये आ गई। अगर मैं df.head करता हूँ, df.head, ये देखिए df.head, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, तब क्या होगा? तब बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज विल कम। जब कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 5। तो 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 5 टॉप से गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 रोज आ जाएंगी। ये आ गई। इसके बाद है टेल फंक्शन। सो टेल फंक्शन में क्या होता है? बॉटम से रोज आती हैं, बॉटम से, बॉटम रोज। यहाँ पर भी देखिए, यदि मैं टेल 2 करता हूँ तो बॉटम से 2 रोज आ जाएंगी, 3rd और 4th नंबर की। ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आती हैं, ये याद रखना है आपको। ये है 4th और 3rd, 2 रोज हैं, ये इसी ऑर्डर में आएंगी। ऐसा नहीं आएगा कि पहले 4th नंबर रो आ गई फिर 3rd नंबर। तो आप टेल भी यूज़ कर रहे हैं तो पहले 3rd नंबर रो आएगी फिर 4th नंबर। अगर मैं करता हूँ टेल -2, सो टेल में नीचे से रोज आती हैं, यहाँ से नीचे से, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 टेल के लिए। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2nd, 3rd और 4th नंबर वाली रो आउटपुट में आना चाहिए। सो देखिए 2nd, 3rd और 4th नंबर की रो आ गई। अगर मैं करता हूँ df.tail, सो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज आती हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 रोज आ गई। तो ये था टेल फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मिन फंक्शन को। सो मिन फंक्शन क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू निकालता है। यदि मैं करता हूँ df.min, तब क्या होगा? सारे कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यदि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम की चाहिए तो मैं क्या करूँगा? df, यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम निकालूंगा, .min, तो अब सिर्फ एज की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ 35 आ गई। यदि सारे कॉलम्स की निकालना है तो आप करेंगे df.min, तो एक सीरीज़ के फॉर्म में डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैक्स है, तो सारे कॉलम्स की निकालना है तब आप क्या करेंगे? df.max। पर्टिकुलर कॉलम की निकालना है सो df_age.sum, सॉरी ये मैक्स है, यहाँ पर लिखा रहेगा df_age.max। यहाँ पर गलती से सम लिख गया है, ये सम नहीं है, मैक्स, ये वाली चीज़ आएगी। तो कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एज कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू ये है 42, तो यहाँ पर 42 आएगा, 42 आउटपुट आएगा। अब सम करेंगे तो एज कॉलम का सम आ जाएगा। यदि सारे कॉलम्स का सम चाहिए तो df.sum कर दिया। काउंट, एक कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, 5 वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी। df.mean करने से एवरेज आ जाएगा। यदि सारा ही कॉलम्स का एवरेज चाहिए तो df.mean कर दूंगा, तो सारे कॉलम्स का एवरेज आ जाएगा। यदि पर्टिकुलर कॉलम का चाहिए तो df_age करने से, df_age.mean करने से एज कॉलम का एवरेज आएगा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब हम बात करेंगे CSV फाइल से डेटा फ्रेम बनाना।
CSV फाइल से डेटा फ्रेम बनाना और डेटा फ्रेम से CSV फाइल बनाने की। सो डेटा फ्रेम से CSV फाइल हम बनाते हैं यूजिंग toCSV फंक्शन से, और CSV से डेटा फ्रेम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन से बनाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं, रीड CSV, इसके बाद हम देखेंगे toCSV। सो रीड CSV भी पांडास के अंदर है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। रीड CSV पांडास के अंदर है, तो मुझे पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे pandas डॉट रीड CSV करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर CSV फाइल देना पड़ेगी। अभी तक हमने सिर्फ CSV फाइल दी थी और डेटा फ्रेम बन गया था। अभी तक हमने उसके ये सारे पैरामीटर्स को डिस्कस नहीं किया था। चलिए इन सारे पैरामीटर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। फाइल पाथ और बफर, इसमें हम अपनी CSV फाइल का पाथ देंगे। अगर मेरी ये CSV फाइल है, इसमें देखिए ये जो कॉलम्स हैं कॉमा सेपरेट है, उसके बाद रोज़ की वैल्यू भी कॉमा सेपरेट करके लिखी हुई है, ये कॉमा। तो फाइल पाथ और बफर पैरामीटर, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम सेपरेटर, डिलीमीटर, हेडर, नेम, इंडेक्स कॉलम एंड डी टाइप को भी देखेंगे। एक एक करके सबको देखेंगे। ये हमारा फाइल पाथ और बफर। तो यदि आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो सबसे पहले आपको import pandas spd करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, फिर यहाँ पर आप CSV फाइल देंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो इससे मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। ये ऐसा डेटा फ्रेम बनेगा जिसमें ये सारे कॉलम्स, जो फर्स्ट रो थी CSV फाइल की, वो कॉलम के नेम बन जाएंगे और बाकी यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो रोज़ बन जाएंगी। कॉमा सेपरेट है, उस तरीके से कॉलम डिसाइड हो जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, यहाँ कॉमा के बाद ये थर्ड कॉलम। अब इस चीज़ को मैं इन दो तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा pd डॉट रीड CSV, सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ इस फाइल को मैं इस पैरामीटर में इक्वल टू करके दे सकता हूँ, सिंपल भी दे सकता हूँ, इस पैरामीटर में इक्वल करके भी दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये तो था रिलेटिव पाथ। यदि मेरी फाइल उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में मैं कोडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद यदि उस फोल्डर में नहीं है तो मैं एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करूँगा। तो यहाँ मुझे फुल पाथ देना पड़ेगा जहाँ पर मेरी CSV फाइल है। तो यहाँ पर जो स्लैश लगे हैं वहाँ डबल स्लैश आपको कर देना है, तो आपको एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये एस्केपिंग सीक्वेंस कहलाता है ये वाला स्लैश। तो यहाँ पर 2 स्लैश देंगे तो पाइथन इसको 1 स्लैश जैसे कंसीडर करेगा। तो ये मेरा डेटा फ्रेम DF बन जाएगा। तो इस तरीके से डेटा फ्रेम बनेगा। आप ये यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए, या फिर ये आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे हम इस वाले पैरामीटर को नेम देके यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम अपनी CSV फाइल देंगे। तो ये था फाइल पाथ और बफर पैरामीटर। इसके बाद है सेप और डिलीमीटर पैरामीटर। दोनों ही पैरामीटर जो हमने ऊपर देखे थे, ये वाला सेप और डिलीमीटर दोनों ही एक ही हैं। यदि आप सेप यूज़ करना चाहें तो सेप यूज़ करें, डिलीमीटर यूज़ करना चाहें तो डिलीमीटर यूज़ करें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपकी जो CSV फाइल है वो कॉमा से सेपरेट होती है। मान लिया वो कॉमा से सेपरेट नहीं है, प्लस सिंबल से सेपरेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी ही वैल्यूज़ प्लस से सेपरेट हैं, देखें। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे CSV फाइल देना पड़ेगी, कॉमा यहाँ पर सेप की वैल्यू प्लस देना पड़ेगी। मैं पाइथन को बता रहा हूँ कि जो वैल्यू CSV फाइल में है वो प्लस सिंबल से सेपरेटेड है। या फिर मैं डिलीमीटर इज इक्वल टू प्लस कर सकता हूँ। इन दोनों का वर्क एग्जैक्टली सिमिलर ही है। तो आप देखिए डेटा फ्रेम मेरा बन जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीख रहे थे, कि यहाँ पर ये कॉमा सेपरेट भी हो सकती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिंबल से सेपरेट हो सकती हैं। यदि डॉलर से सेपरेट है तो यहाँ पर आपको डॉलर देना पड़ेगा, तो आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। यदि आप नहीं देते हैं डॉलर, तब क्या होगा, तब ये पूरा का पूरा एक सिंगल कॉलम में आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हेडर पैरामीटर।
तो यहाँ पर जो ये CSV फाइल थी जिसको हमने यहाँ पर देखा था, यदि मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट लाइन है वो हेडर ना बने, ये जो सेकंड लाइन है वो हेडर बन जाए, तो मैं इसको बता सकता हूँ पाइथन को कि मुझे फर्स्ट नंबर वाली लाइन, जो सबसे ऊपर लाइन है वो 0 नंबर की कहलाती है, सेकंड लाइन फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर वाली लाइन मुझे हेडर चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन हेडर बन गई और उसके ऊपर जो लाइन थी वो चली गई, उसको पाइथन ने फिर रीड नहीं किया। तो हेडर का मतलब है कि फर्स्ट नंबर वाली लाइन से रीड करो। तो ये फर्स्ट नंबर वाली लाइन जो है वो कॉलम के नेम्स बन गई। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट देता हूँ तो क्या होता है, देखिए 0 नंबर और 2 नंबर वाली लाइन को हेडर बना दो। सो 0 नंबर वाली लाइन ये हो गई और 2 नंबर वाली लाइन में ये था वैशाली, तो ये वाली लाइन भी हेडर बन गई, तो 2 हेडर हो गए अभी। और 2 के बाद से डेटा पढ़ा गया, तो ये 3rd नंबर वाली लाइन से डेटा पढ़ा गया। सो 0 नंबर और 2 नंबर ये दोनों हेडर बन गए और 2 नंबर के बाद जो 3 नंबर वाली लाइन थी वो मेरी रो में आ गई, ये रो बन गई। तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। नेम पैरामीटर, नेम पैरामीटर का यूज़ होता है यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डेटा फ्रेम बन रहा है उसमें मैं खुद से कॉलम नेम्स दूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ pd.readcsv, CSV का नाम, कॉमा नेम्स इज इक्वल टू ABC। यहाँ पर आपको उतने ही नेम देना है जितने की कॉलम्स हैं। तो देखिए ABC ये क्या हो गया, ये बन गया कॉलम नेम और ये मेरे कॉलम्स आ गए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी फर्स्ट रो थी CSV फाइल की, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, तो ये भी डेटा बन गया, लेकिन मुझे इसको डेटा नहीं बनाना था। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हेडर इज इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस रोल नंबर, नेम और परसेंटेज वाली लाइन को हेडर बनाओ और उसको रीनेम करके ABC कर दो। तो अब ये हेडर बने और ये रीनेम होके ABC हो गए। तो अब जो मेरा डेटा आया वो देखिए 0 नंबर इंडेक्स पर ये वाली रो आई, ये वाली यहाँ से। तो इस तरीके से मैं नेम्स पैरामीटर का यूज़ कर सकता हूँ। इंडेक्स कॉलम पैरामीटर, तो यहाँ पर मैं रीड CSV का यूज़ करूँगा, CSV फाइल दूंगा। और इंडेक्स कॉलम पैरामीटर का मतलब होता है कि मैं ये इंडेक्स जो आपको दिख रहे थे अभी तक, यदि किसी कॉलम को मैं इंडेक्स बनाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ कॉलम नंबर 2 को मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो परसेंटेज वाला ये कॉलम अब इंडेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर 0, 1, 2 की जगह देखिए 80, 82 और 84 हो गया और यहाँ पर परसेंटेज कॉलम का नेम लिखा आ रहा है। तो ये वाला कॉलम अब इंडेक्स बन गया और बाकी यहाँ पर अदर कॉलम डेटा में आ गए। तो यहाँ पर इंडेक्स कॉलम पैरामीटर का यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बना सकते हैं डेटा फ्रेम का। अब हम देखते हैं डी टाइप पैरामीटर। सो डी टाइप पैरामीटर का काम होता है, यदि आप रीड CSV का यूज़ करके डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर कॉलम को या सारे कॉलम्स को आप डेटा टाइप खुद से असाइन कर सकते हैं यदि आप डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डी टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर डिक्शनरी, और यहाँ पर मैं उस कॉलम का नेम और उसकी न्यू डेटा टाइप दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप, अभी तक 80, 82 और 84 आ रहा था, अब ये फ्लोट वैल्यू बन के आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी डेटा टाइप चेंज कर दी। अब हम बात करते हैं 2 CSV। जैसे हमने देखा था डेटा फ्रेम से CSV बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा 2 CSV फंक्शन। सो हम 2 CSV को देख लेते हैं। अभी 2 CSV से हम कोई डेटा फ्रेम एग्जिस्टिंग है उससे CSV फाइल बना सकते हैं। सो डेटा फ्रेम रहता है पाइथन में और CSV फाइल आप उसको अपने कंप्यूटर पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा फ्रेम मैंने बना लिया पहले, ये देखिए ये डेटा फ्रेम है। अब इससे मैं CSV फाइल बनाऊंगा। तो CSV फाइल बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा 2 CSV फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा df डॉट, वहाँ पर मैं लिख रहा था pd डॉट रीड CSV, क्योंकि मुझे
पांडास का यूज़ करके डेटा फ्रेम बनाना था। अब यहाँ पर मुझे डेटा फ्रेम का यूज़ करके CSV फाइल बनाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा डेटा फ्रेम डॉट टू CSV। फिर उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दूंगा, वो पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है फाइल और बफर पाथ, फाइल अंडरस्कोर और अंडरस्कोर BUF। तो ये है ये वाला पैरामीटर। इज इक्वल टू करके मैं CSV फाइल दूंगा जहाँ पर मुझे डेटा फ्रेम का डेटा सेव करना है, या फिर मैं इसको नहीं भी दूँ, डायरेक्टली CSV फाइल दे दूँ तब भी काम बन जाएगा। या फिर यदि मेरा जो CSV फाइल है वो मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करना है, तब मैं दे सकता हूँ df.toCSV और उसका फुल पाथ। तो अब जो मेरी CSV फाइल बनेगी वो इस लोकेशन पर जाके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ और मेरा डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से है, तो अब मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल बन जाएगी जिसका नेम होगा stu_per जो मैंने यहाँ पर दिया है, और उसका डेटा कुछ इस तरीके से होगा। सारी रो की वैल्यू कॉमा सेपरेट होके आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा से सेपरेट होती है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग सेप पैरामीटर। यदि मैं यहाँ पर दूंगा df.toCSV मेरी CSV फाइल, देन sep इज इक्वल टू हैशटैग, तो आप देखेंगे जो कॉमा से सेपरेट आ रहा था अब यहाँ पर हैशटैग से सेपरेट होके आ जाएगा। ये देखिए हैशटैग, ये हैशटैग है, यहाँ पर हैशटैग, यहाँ पर, ये सारे हैशटैग से सेपरेट होके आ गए। अब इस डेटा फ्रेम में से यदि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को निकालना चाहूँ, सारे कॉलम नहीं चाहिए मुझे, किसी पर्टिकुलर कॉलम को निकालना चाहूँ, तब मैं यहाँ पर कॉलम पैरामीटर का यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा df.toCSV मेरी CSV फाइल का नाम जहाँ पर मुझे डेटा सेव करना है, और कॉलम कौन कौन से कॉलम्स चाहिए उसको लिस्ट के फॉर्म में मैं यहाँ दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम आ गया बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा सेपरेट होके। तो आप ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब मैंने डेटा फ्रेम को एक्सेस किया df.toCSV से, तब यहाँ पर देखिए ये इंडेक्सेस भी इसके साथ आ रहे हैं। देखा आपने, ये वाले इंडेक्सेस स्टूडेंट 1 2 3 थे वो 0 1 2 3 होके आ रहे हैं, जो इंटरनली असाइन होती हैं पोजीशंस। अगर मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना, तो मैं इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ कर सकता हूँ। और आपने एक चीज़ और देखी यहाँ पर कि यहाँ पर कॉलम नेम्स भी आ रहे हैं। तो यदि मैं चाहता हूँ इन कॉलम्स को भी रिमूव करना, तब मैं यहाँ पर कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो तब मैं यहाँ पर हेडर पैरामीटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो हेडर को यदि मैं फॉल्स करता हूँ तो अब हेडर नहीं आएगा। आप देखिए हेडर के नेम नहीं आए। यदि मैं यहाँ पर इंडेक्स को फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पर 0 1 2 3 जो आ रहा था वो नहीं आया। यदि मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पर रो इंडेक्स भी नहीं आए, कॉलम इंडेक्स भी नहीं आए। तो आप चाहते हैं यदि इन सारे पैरामीटर्स को साथ यूज़ करना जितने भी हमने पढ़े हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले साल कई बार रिपीट हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के साथ ही उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको इस PDF के साथ मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो देखकर कुछ समझ नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कहाँ पर डाउट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और उसमें हम डिस्कस करेंगे डे 4, जहाँ पर हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।